ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में बात कर रहे थे। नेशनलिज्म इन इंडिया। आज जो हम लोगों को बच्चों पढ़ना है वो आज हम लोगों का टॉपिक है यूनिफिकेशन ऑफ यूके। यूनिफिकेशन ऑफ यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम। तो बच्चों जो आज हम लोगों को पढ़ना है वी विल कंप्लीट यूनिफिकेशन ऑफ यूके एंड यूनिफिकेशन ऑफ एंड बाल्कन प्रॉब्लम्स। आज जो हम लोगों का टारगेट है वी हैव टू कंप्लीट टुडे यूनिफिकेशन ऑफ यूके एंड बाल्कन प्रॉब्लम्स। बिफोर इट आई हैव डिस्कस्ड अबाउट यू कि बेटे मैं पिछले आई हैव डिस्कस्ड टू यू अबाउट यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली। I have told you that work of unification of Italy was performed by the three main persons, that was Giuseppe Mazzini, Galbarti and Mr. Camillo di Venso या वेंसो डी कैवर शॉर्ट में हम कह सकते हैं केवर। तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली में तीन लोगों का मेन इंपॉर्टेंट रोल था, Giuseppe Mazzini, Galbarti and Kever, and it was performed. Unification of Italy was performed in the leadership of Sardinia, Piedmont. I have told you Sardinia, Piedmont was one of those 7 states which was ruled by the local princely state of the Italy, while other 6 parts were in the control of the foreign rulers, while Rome was in the control of the father. इसके पहले मैंने आप लोगों को जो एक्सप्लेन किया था, आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड आई हैव टोल्ड यू दैट यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वाज completed in the leadership of Mr. Bismarck. That was Bismarck is considered as the father of modern Germany. I have told you that Prussia, which was one of those 39 states, German-speaking states in which Italy, present Germany was divided. So one of them was Prussia, which was powerful. And I have told you at the time when I was talking to you about the Waterloo War, in which Mr. Napoleon was defeated by the joint army of the Russia, Prussia, England and रसिया, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रिया। इनके लीडरशिप में जब डिफीट किया गया था नेपोलियन, तो उस समय हमने प्रुसिया का डिस्कशन किया था। तो इन लीडरशिप ऑफ प्रुसिया प्रुसियन चीफ मिनिस्टर इन द लीडरशिप ऑफ मिस्टर बिस्मार्क, जर्मनी वाज यूनिफाइड एंड इन जनवरी 1971 इन द हॉल ऑफ मिरर Mr. Kaiser Wilhelm I, who was the king of the Prussia, was declared the king of the entire Germany. Same like I have told you that Italy was combined, Italy was joined, Italy was united in the leadership of Sardinia, Piedmont, which was one of those 7 states in which Italy was divided before coming this far. And the king of Sardinia, Piedmont was Mr. Victor Emmanuel II, and the chief minister of Victor Emmanuel II was Victor Emmanuel II का जो चीफ मिनिस्टर थे वो कैवर था, जिसे कैमिलो वेंसो डी कैवर कहते हैं या कैमिलो वेंसो डी कहते हैं। तो उनके लीडरशिप में यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ था। ये टॉपिक मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दिया था। आज जो हम लोगों को पढ़ना है बच्चों, यूनिफिकेशन ऑफ यूके या यूके का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इस बारे में आज डिस्कस करना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों कि जब इंग्लैंड एक कंट्री जो कि एक आज भी बच्चों एक मोनार्चियल कंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची वहां पर आज भी है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची का एग्जाम्पल मैंने बताया था इंग्लैंड है, और मैंने ये भी बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची क्या होती है कि वहां आज भी बेटा किंग होता है, बट दैट इज ओनली फॉर द नेम। रियल पावर आर प्रेजेंट इन द हैंड्स ऑफ द इलेक्टेड बॉडी लाइक प्राइम मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट। रियल पावर इज प्रेजेंट इन द हैंड्स ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लाइक प्राइम मिनिस्टर और लाइक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इनके लीडरशिप में बच्चों क्या कहते हैं, और इनके हाथ में लेजिस्लेटिव असेंबली की मतलब मेन पावर ऑफ द इंग्लैंड है। तो इंग्लैंड बच्चों, इंग्लैंड का जो रिवॉल्ट हुआ वो 1688 में होता है। दुनिया का फर्स्ट मॉडर्न रिवॉल्ट था बच्चों 1688 में इंग्लैंड का रिवॉल्ट अकार्ड होता है, जिसे हम ब्लडलेस रिवॉल्ट कह सकते हैं या जिसे हम ऑनरेबल रिवॉल्ट कह सकते हैं। ब्लडलेस रिवॉल्ट इसे ब्लडलेस रिवॉल्ट इस वजह से कहा जाता है बिकॉज देयर वाज नो खून खराबा नहीं हुआ,
मोस्टली हम लोग देखते हैं बेटे जो पॉलिटिकल रिवोल्यूशन होते हैं, चाहे वो फ्रांस का रिवोल्यूशन हो चाहे रशिया का रिवोल्यूशन हो, उसमें अधिकतर कुछ लोगों का मर्डर होना। फ्रांस के रिवोल्यूशन में हमने देखा कितने लोगों को, हाउ मेनी पर्सन्स वर कटेड बाय द, वर कटेड नहीं बच्चों, थर्ड फॉर्म में उसका कट होता है, वर कट बाय द गुलेटिन मशीन व्हिच वाज कैपेबल टू सेपरेट द बॉडी ऑफ टू द हेड फ्रॉम द बॉडी इन few of part of second, few only some part of second, 1/20th part of the second, no one can feels about the pain and ठीक है, before it there is a separation of the head and body by the guillotine machine। तो बहुत ढेर सारे लोगों को मारा गया, बहुत ढेर सारे लोगों को गुलेटिन से काटा गया, इवन किंग एंड क्वीन को भी काटा गया। तो इस वजह से मोस्टली जो रिवॉल्ट, पॉलिटिकल रिवॉल्ट होते हैं वो हम देखते चले जाते हैं कि दे कम्स आफ्टर दे परफॉर्म, दे आल्सो अकर्ड आफ्टर, मतलब एक वायलेंस के बाद ही होते हैं या वायलेंस होती है उनमें। लेकिन इंग्लैंड के रिवॉल्ट में ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिला। इंग्लैंड के रिवॉल्ट में बेटे पीसफुल तरीके से, बहुत पीसफुल वे से पावर्स ऑफ द किंग वर ट्रांसफर फ्रॉम द पावर ऑफ द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, यानी पब्लिक इलेक्टेड बॉडी के हाथ में पावर को ट्रांसफर हुई, पावर चली गई, पावर वर ट्रांसफर इन द इलेक्टेड बॉडी ऑफ द पीपल या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। तो इसी वजह से इस रिवॉल्ट को बेटे ब्लडलेस रिवॉल्ट कहा जाता है, ऑनरेबल रिवॉल्ट कहा जाता है इंग्लैंड की रिवॉल्ट को, जो कि 1688 में कट हुई, दुनिया की पहली फर्स्ट मॉडर्न रिवॉल्ट कह सकते हैं, पॉलिटिकल रिवॉल्ट कह सकते हैं। पॉलिटिकल रिवॉल्यूशंस, यू नो दैट देयर इज अ मेजर चेंज इन द सेक्टर्स जस्ट लाइक कन्वर्टिंग टू द एब्सोल्यूट मोनार्ची इनटू द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। एब्सोल्यूट मोनार्ची मींस ऑल द पावर्स वर प्रेजेंट इन द हैंड्स ऑफ द किंग, फाइट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची मतलब किंग इज ओनली फॉर द नेम, फाइल ऑल द रियल पावर आर प्रेजेंट इन द हैंड्स ऑफ द इलेक्टेड बॉडी। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि ये 1688 का जो रिवॉल्ट हुआ वो इंग्लैंड का रिवॉल्ट हुआ, और इसके बाद इंग्लैंड एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन गया, मतलब सारी पावर्स बच्चों पार्लियामेंट ऑफ द इंग्लैंड के पास चली गई, और इंग्लैंड की पार्लियामेंट को दुनिया की सबसे पावरफुल पार्लियामेंट कहा जाता है। Parliament of England is considered the most powerful of the powerful parliament of the world, and England के केस में कहा जाता है all those work which can be performed by the man are in the hands of the Parliament of the England। तो बेसिक मेरे कहने का मतलब है, मजाक में मैंने एक दिन कहा भी था कि जस्ट लाइक न्यू बॉर्न बेबी विल बी बॉय और गर्ल, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द गॉड नॉट बाय द पार्लियामेंट ऑफ द इंग्लैंड। की पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड नहीं डिसाइड करेगी कि न्यू बॉर्न बेबी विल बी बॉय और गर्ल, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द गॉड। तो सच लाइक गॉड के वर्क को छोड़ करके देखा जाए तो ऑल द मैनुअल पावर आर प्रेजेंट इन द हैंड्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द इंग्लैंड। मतलब शार्ट में हम कुछ ऐसा, एक मजाक में, एक जोक में हम कुछ ऐसे पढ़ सकते हैं पावर ऑफ इंग्लैंड के बारे में, पावर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड। तो बेटे जब पावर ऑफ पार्लियामेंट के पास में इतनी पावर आई, तो अब हम पढ़ते हैं कि क्या था यूनिफिकेशन ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन या यूनिफिकेशन ऑफ द यूके। तो बच्चों कंबाइनिंग या ज्वाइनिंग ऑफ द स्कॉटलैंड, आयरलैंड एंड इंग्लैंड को ज्वाइन करके एक नेशन स्टेट का फॉर्मेशन ही हमारा मतलब यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है, या यूनिफिकेशन ऑफ द यूके कहा जाता है। यूनिफिकेशन ऑफ यूके या यूनिफिकेशन ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन, कंबाइनिंग ऑफ द इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। अब बच्चों ये जैसे कि आप लोग हम बाकी चीजों से कंपेयर करते हैं, बाकी दोनों यूनिफिकेशन से कंपेयर करते हैं, फिर कंपेयरिंग टू द यूनिफिकेशन ऑफ द इंग्लैंड विद द यूनिफिकेशन ऑफ द Germany and Italy, तो then we found that these are the work of a particular person या group of person का परफॉर्म है unification of Italy या unification of Germany। As we have seen that the unification of Germany is the very important work of the मिस्टर ऑटो वान बिस्मार्क का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। इसी वजह से ऑटो वान बिस्मार्क को हम फादर ऑफ मॉडर्न जर्मनी कह सकते हैं या कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा है कि हु इज द फादर ऑफ द जर्मनी, तो यू हैव टू गिव द नेम ऑफ मिस्टर ऑटो वान बिस्मार्क हु बिकम द फर्स्ट चांसलर ऑफ द इंटायर यूनाइटेड जर्मनी। बाद में यू नो दैट चांसलर के पास ही पूरी पावर कंसंट्रेटेड हो गई थी, और इसका रिजल्ट आप लोगों ने देखा बाद में कि 1933 में हिटलर बिकेम द चांसलर ऑफ द जर्मनी एंड लेटर ऑन ही became the dictator of the Germany. He proved to himself as a dictator of Germany. So you can see that all the real powers are present in case of the Germany in the hands of the chancellor. Chancellor of Germany can be compared with the Prime Minister India of Prime Minister of India से compare की जा सकती है। Just like all the powers in case of the India are present in the hands of Prime Minister, while Parliament is only for, while our President is only for the name. President केवल नाम के लिए होते हैं, जबकि रियल पावर जो होती है वो सिर्फ Prime Minister के पास में होती है। Same case in case of the Germany, all the real power are present in the hands of the Chancellor, while the President is only for the name। तो इस तरीके से बच्चों मैंने आप लोगों को बताया कि तो इस तरीके
से इंग्लैंड के पार्लियामेंट के पास में रियल पावर हो गई और राजा केवल नाम के होने लगे। तो जब इंग्लैंड के बेटा उस समय क्या हुआ कि इंग्लैंड के जो राजा थे वो एट दैट टाइम द किंग ऑफ द इंग्लैंड हैज नो सन, उनके केवल एक डॉटर थी महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट। ठीक है, बी वेरी मच केयरफुल। इंग्लैंड के बेटे एक ही राजा, एक ही लड़की थी इंग्लैंड के राजा की, केवल एक ही लड़की थी जिनका नाम महारानी एलिजाबेथ था। और बाद में वो पहले प्रिंसेस एलिजाबेथ बनी, फिर बाद में महारानी बनी। तो उनकी शादी स्कॉटलैंड के प्रिंस के साथ होती है बेटा, स्कॉटलैंड के प्रिंस के साथ होती है। तो एट दैट टाइम्स जो शादी के जो रिश्ते थे वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। और इसके बाद स्कॉटलैंड और इंग्लैंड की बहुत कुछ कल्चर्स, बहुत कुछ कल्चर्स है, या बहुत कुछ कल्चर के साथ साथ मेनी अदर थिंग्स हैं, लाइक कल्चर हो गया, लाइक लैंग्वेज हो गई, लाइक ट्रेडिशंस हो गए, लाइक फेस्टिवल्स हो गए, लाइक तो ये बहुत कुछ चीजें इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड की ऑलरेडी मिलती थी। जब इंग्लैंड की राजकुमारी प्रिंस एलिजाबेथ फर्स्ट की मैरिज हुई बेटे स्कॉटलैंड के प्रिंस के साथ, तो दोनों कंट्रीज के और भी ज्यादा क्लोजनेस हुई। और उसी का रिजल्ट हुआ कि 1707 में, इंपॉर्टेंट लाइन, 1707 में पार्लियामेंट ऑफ द स्कॉटलैंड पास्ड ए बिल बाय व्हिच, जिसे एक्ट ऑफ यूनियन कहा जाता है बच्चों। ये चीज बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। बाय इन 1707 में बेटे स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया जिसे एक्ट ऑफ यूनियन कहा जाता है, एक्ट ऑफ यूनियन कहा जाता है। ये चीज याद रखना बच्चों। एक्ट ऑफ यूनियन को क्या एक्ट ऑफ यूनियन कहा जाता है? पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड, पार्लियामेंट ऑफ स्कॉटलैंड ने एक बिल पास किया। Parliament of Scotland passed a bill which was come to known as a Parliament of the England passed a bill which was come to known as the Act of Union in 1707, by which the Parliament of the Scotland was dissolved with the Parliament of the England आयरलैंड की पार्लियामेंट बेटे डिजॉल्व हो गई विद द पार्लियामेंट ऑफ द इंग्लैंड, पार्लियामेंट ऑफ द इंग्लैंड के साथ डिजॉल्व हो गई। उसका रिजल्ट, उसका आउटपुट ये देखने के लिए मिला कि इंग्लैंड की और जो डबलेट पार्लियामेंट थी स्कॉटलैंड और आयरलैंड की, वो दोनों मिलकर के एक पार्लियामेंट बन गई। और इस तरीके से स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड बिकम द सिंगल नेशन स्टेट। और इसी को तभी देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन हुआ बाय ज्वाइनिंग द स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। ये एक डेवलपमेंट के का प्रोसेस था, इसमें किसी एक बंदे का रोल नहीं था। दोनों की कल्चर, दोनों की लैंग्वेज, दोनों की ट्रेडिशन, दोनों के ठीक है बच्चों, ट्रेडिशंस वर सिमिलर। दैट रिजल्ट वाज दैट बोथ कंट्रीज कम इन द कांटेक्ट ऑफ ईच अदर एंड आफ्टर द मैरिज of Maharani Elizabeth with the Prince of the Scotland, result was both countries come to very close together to each other, and result in 1797 में the Parliament of the Scotland passed a bill according to which the Parliament of the Scotland was dissolved with the Parliament of the Scotland, and दोनों कंट्रीज को मिलाकर के एक सिंगल पार्लियामेंट का फॉर्मेशन हुआ। और इसी को हम लोग कहते हैं बेटा यूनिफिकेशन ऑफ द मतलब ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन हुआ। जो आयरलैंड का कंबाइंड होना विद स्कॉटलैंड या इंग्लैंड के साथ में एक बड़ा डेवलपमेंट का प्रोसेस है। और वो कुछ ये है कि आयरलैंड बेटे एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर मतलब ये आपका क्रिश्चियनिटी के ही दो ग्रुप होते हैं। एक बेटे प्रोटेस्टेंट्स होते हैं और एक कैथोलिक्स होते हैं। कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट नाम के दो कम्युनिटीज होते हैं। जस्ट लाइक ऐसे हम इस्लाम कम्युनिटी के बारे में देखते हैं, शिया एंड सुन्नी होते हैं। जस्ट लाइक हमारा बौद्ध कम्युनिटी हीनयान महायान में बाद में कन्वर्ट हो गया, या क्या कहते हैं जैनिज्म क्या कहते हैं श्वेतांबर और दिगंबर में कन्वर्ट हो गया। दो एक कंट्रोवर्सीज आ गई और जिसकी वजह से कुछ कंट्रोवर्सीज की वजह से दो ग्रुप अलग अलग सेपरेट ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, जो आप लोगों को समझ में आया। तो मैं आयरलैंड के बारे में डिस्कस कर रहा था। मैं बता रहा था आई वाज डिस्कसिंग अबाउट द आयरलैंड, दैट आयरलैंड क्या हुआ कि आयरलैंड का बेटा आयरलैंड एक ऐसा कंट्री है जिसमें दो कम्युनिटी बोथ वेर बिलोंगिंग फ्रॉम द क्रिश्चियनिटी के दो पार्ट कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट ग्रुप थे। मतलब हम कह सकते हैं कि न्यूमेरिकली वहां पर जो था ना बेटा, न्यूमेरिकली जो आयरलैंड था उसमें कैथोलिक्स ग्रुप की डोमिनेंसी थी। न्यूमेरिकली कैथोलिक ग्रुप वाज डोमिनेंट ऑन द numerically या numberically Catholic groups was dominant on the Protestants, and the result was Protestants के जो community थी वो they were started to demand to ask the help from the Britain, because Britain was a Protestant country, Protestant community को follow करने वाला country Britain था। तो ब्रिटेन से उन्होंने हेल्प मांगना स्टार्ट कर दिया। किसने बच्चों? प्रोटेस्टेंट कंट्री जो कैथोलिक्स थे, कैथोलिक्स के अगेंस्ट में जो प्रोटेस्टेंट थे, बिकॉज प्रोटेस्टेंट थोड़ी सी माइनर
माइनर में थे एंड न्यूमेरिकली कैथोलिक ज़्यादा थे, तो बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ द ब्रिटेन जो आपका कैथोलिक्स थे वो धीरे धीरे करके, वो प्रोटेस्टेंट थे वो धीरे धीरे अपने इकोनॉमिक्स या इन सब सिचुएशंस में धीरे धीरे करके अपने आप को प्रोग्रेस किए। और रिजल्ट क्या हुआ कि 1801 तक, टिल 1801 तक बच्चों आयरलैंड में की पार्लियामेंट में, आयरलैंड की पार्लियामेंट में किसकी डोमिनेंसी हुई है? देयर वाज द डोमिनेंसी ऑफ द प्रोटेस्टेंट ग्रुप इन द पार्लियामेंट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द आयरलैंड। पार्लियामेंट ऑफ आयरलैंड में जो प्रोटेस्टेंट थे इनकी डोमिनेंसी हो गई। There was the started of the dominancy of the Protestant community in the Parliament of the Ireland and because of the continuous help of the England। जब बच्चों वहाँ पर डोमिनेंट हो गए तो पार्लियामेंट ऑफ द बिकॉज ऑफ द डोमिनेंसी ऑफ द प्रोटेस्टेंट ग्रुप, पार्लियामेंट ऑफ द आयरलैंड पास्ड ए बिल इन द फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ द आयरलैंड विद द इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। तो इस तरीके से बच्चों एक्ट ऑफ यूनियन यहाँ पर भी पास किया गया, लेकिन वो पास किया गया 1801 में। 1801 में एक्ट ऑफ यूनियन पास किया गया बच्चों, और बाय द पार्लियामेंट ऑफ द स्कॉटलैंड के थ्रू बच्चों, पार्लियामेंट ऑफ द स्कॉटलैंड पार्लियामेंट ऑफ आयरलैंड के थ्रू बच्चों एक बिल पास किया गया। पार्लियामेंट ऑफ आयरलैंड के थ्रू एक बिल पास किया गया जिसे एक्ट ऑफ यूनियन कहा जाता है, which was passed in the 1801, जो बच्चों 1801 में पास किया गया था। और by that act उसके थ्रू स्कॉटलैंड became the आयरलैंड। although मैं आपको बता दूं बच्चों को बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज हुई, क्योंकि जो आयरलैंड थे वहाँ के जो कैथोलिक्स थे, they were not agree to come with the Britain, they were not agree to join with the Britain, they were not agree to unified with the Britain। तो इस वजह से उन लोगों ने बच्चा बहुत ज्यादा अपोज किया और बहुत ज्यादा मारकाट भी हुई इस केस को लेकर के, बहुत ज्यादा रिवोल्ट हुए, बहुत ज्यादा, बट फाइनली because this was the decision of the parliament which was full powerful, तो finally Ireland was joined with the England, and then combining form of the Ireland, Scotland and England was come to known as the UK, which is full form is United Kingdom। तो इस तरीके से यूनाइटेड किंगडम का फॉर्मेशन हुआ, और यूनाइटेड किंगडम इज द कंबाइंड नेम ऑफ द स्कॉटलैंड, आयरलैंड एंड इंग्लैंड। याद रखो स्कॉटलैंड, आयरलैंड एंड इंग्लैंड, और इन तीनों के कंबाइंड फॉर्म को यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन या यूनिफिकेशन ऑफ द यूके, यूनाइटेड किंगडम के नाम से जानते हैं। ये किसी एक बंदे का, अगर हम बाकी यूनिफिकेशन से कंपेयर करें तो बाकी यूनिफिकेशन बच्चों हम पाते हैं कि किसी न किसी एक बंदे का वर्क का रिजल्ट है, लेकिन बच्चों यूनिफिकेशन ऑफ द इंग्लैंड किसी भी बंदे का वर्क का रिजल्ट नहीं है। ये एक प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट का एक हिस्सा माना गया। इट वाज कंसीडर एज ए पार्ट ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ द या डेवलपमेंट का एक हिस्सा बना, यूनिफिकेशन ऑफ द इंग्लैंड, आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड। ये एक कंबाइंड फॉर्म बना, एक ज्वाइंट फॉर्म बना ऑफ द इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। और इस तरीके से जब ये ज्वाइन हो गए तीनों कंट्रीज, तो एक नेशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, यूके का फॉर्मेशन हुआ, और वहाँ के राजा को शो करते हुए वहाँ का एक नेशनल एंथम बना, ओ आवर गॉड सेव आवर गॉड, ऐसे करके एक नेशनल एंथम बना। और इस तरीके से इनका एक मतलब एक यूनिफाइड नेशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। तो यही बच्चों हमारा यूनिफिकेशन ऑफ द आयरलैंड या यूनिफिकेशन ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन या यूके, यूनाइटेड किंगडम के नाम से जाना है। कोई डाउट्स है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बिल्कुल बताइएगा, आई विल क्लेरिफाई। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटे बाल्कन की प्रॉब्लम्स। बाल्कन के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि बाल्कन की प्रॉब्लम्स क्या थी और बाल्कन की प्रॉब्लम्स कैसे क्या करना इम्पोर्टेंट है। बाल्कन प्रॉब्लम पिछले बार पूछा भी गया था बाल्कन टेंशन के बारे में, तो इस वजह से आपका ये पार्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये तीनों यूनिफिकेशन भी इम्पोर्टेंट है, कभी न कभी किसी न किसी यूनिफिकेशन के बारे में पूछता रहता है। तो आप ये तीनों यूनिफिकेशन बहुत अच्छे से पढ़िए, कई बार वीडियो देखिए, और कई बार वीडियो देखने के बाद ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्लोजली पढ़ने का समझने की कोशिश करो। जहाँ भी नहीं आ रहा तो मेरी लाइव क्लास में आप नोट करके रखो कि ये सर से हम डिस्कस करना। आई विल डिस्कस एवरी ईच एंड पॉइंट व्हाट एवर यू विल डिस्कस, व्हाट विल यू राइज इन माई लाइव क्लास।
तो बच्चों इसके बाद फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि बालकन टेंशन क्या थी, बालकन की प्रॉब्लम्स क्या थी, बालकन क्या था, ठीक है। और इसके बाद बच्चों बालकन के बाद फिर हम लोग, अच्छा बालकन के पहले बच्चों हम लोग एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, विजुअलाइजेशन ऑफ द नेशन स्टेट, विजुअल फॉर्म ऑफ द नेशन स्टेट या विजुअलाइजेशन ऑफ द नेशन स्टेट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो पहले ये पढ़ लेते हैं और फिर बालकन टेंशन पढ़ते हैं और फिर बालकन टेंशन के बाद हमारा आगे का पार्ट टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर हमें पीछे लौट के चलना है, जो हम पीछे के कुछ पार्ट छोड़े। मैंने कहा था कि हम एक एक पार्ट पढ़ाएंगे, हम कोई भी पार्ट छोड़ेंगे नहीं। तो जो पीछे वाला पार्ट है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इस पार्ट को पढ़ने के बाद पहले हम लोग क्या कहते हैं, विजुअलाइजेशन ऑफ द नेशन स्टेट, जिसमें हम लोग मेरीना के बारे में पढ़ेंगे और जर्मनिया के बारे में पढ़ेंगे। मेरीना और जर्मनिया के बाद कुछ हम सिंपल्स पढ़ेंगे, कभी एक नंबर का सिंपल्स पूछा जाता है। और फिर सिंपल के बाद फिर हम लोग बालकन टेंशन पढ़ेंगे और बालकन टेंशन के बाद ये एक डेढ़ वीडियो में हम लोग ये कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद फिर हम लोग पीछे लौट करके चलेंगे, बाकी के 4-5 वीडियो वहाँ बनाएंगे। और ठीक है, तो इस तरीके से अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा विजुअलाइजेशन ऑफ द नेशन स्टेट। तो विजुअलाइजेशन ऑफ नेशन स्टेट क्या होता है कि किसी भी कंट्री का एक विजुअल फॉर्म होना चाहिए। बच्चे जैसे हम लोग नॉर्मली बातें करते हैं, गॉड का कोई रूप नहीं होता, गॉड का कोई स्वरूप नहीं होता, तो हमारा माइंड वहाँ कंसंट्रेट नहीं हो पाता। माइंड का जो माइंड है वो वैसे भी थोड़ा सा बेटा बहुत ज़्यादा है ना, तो वो उसे कंसंट्रेट करने के लिए उसे कुछ विजुअल फॉर्म चाहिए जिसकी इमेज को हम अपने दिमाग में बसा सकें, जिसकी इमेज को हम दिमाग में रख करके कुछ सोच सकें। तो ऐसे ही बेटे यूरोप से या स्पेशली फ्रांस से एक ट्रेडिशन चला कि कंट्री को विजुअलाइज एक एलोगोरी के रूप में किया जाए, एक इमेजिनेटेड इमेज के रूप में किया जाए। तो इसकी स्टार्टिंग बेटे फ्रांस से स्टार्ट हुआ और फ्रांस ने अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लेडी फीमेल फिगर को मतलब इमेजिनेट किया, इमेजिनेशन के बेस पर बनाया, जिसे मेरीना के नाम से जाना गया। तो जैसे अब मेरीना क्या मतलब है, मेरीना इज ए विजुअल फॉर्म ऑफ द फ्रांस, इट इज ए एलेगोरी, मीन्स इट इज नॉट ए बॉर्न लेडी but it was imaginated only and Merina is the very holy name of the French language. Merina बहुत ही पवित्र नाम आप फ्रेंच लैंग्वेज में कंसीडर किया जाता है। तो इस वजह से मेरीना उनका नाम दिया गया। मेरीना बेटे वहाँ के नॉर्मली वहाँ अगर हम फ्रांस के बारे में बात करें तो फ्रांस के इम्पोर्टेंट ऑफिसेज में उनकी इमेज मिल जाएगी, या फ्रांस के क्या कहते हैं स्टॉम में उनकी इमेज मिल जाएगी, या वहाँ के टाउन हॉल में मिल जाएगी, या वहाँ के पार्लियामेंट में मिल जाएगी। यू कैन सिंपली सी। अब हम और अगर इसे बहुत क्लेरिफाई करें तो जैसे हम भारत माता इंडिया की हम आपको बार बार बता रहे हैं कि बेटा भारत माता हमने उनकी नकल किया है कंट्री को विजुअलाइज करने में, एक विजुअल फॉर्म में, उन्होंने हमारी नहीं। हम तो जैसे भारत में भारत माता को कंसीडर किया जाता है, शी इज नॉट गॉड लेडी, शी इज ओनली विजुअल लेडी, उनकी पूजा भी लोग करते हैं। तो उसी तरीके से फ्रांस में बच्चों लेकिन ये ट्रेडिशन फ्रांस ने स्टार्ट किया कि किसी भी मतलब अपने कंट्री को एक विजुअलाइजेशन का फॉर्म दिया जा सके और एक विजुअलाइजेशन को एक विजुअल फॉर्म दिया जा सके, और वो विजुअल फॉर्म एक फीमेल फिगर के रूप में दिया गया जिसका नाम मेरीना रखा गया। मेरीना मैंने बताया बहुत होली नेम है।